अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 19 में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम स्ट्रोक्स पर बात करेंगे। हमारे पास एक डेडिकेटेड पैनल है जो कि स्ट्रोक्स के हवाले से है और उसके अंदर तमाम ऑप्शंस स्ट्रोक के हवाले से हैं। तो हम देख लेते हैं ये कहाँ पर है, कैसे काम करता है। सबसे पहले मुझे अपने आर्टबोर्ड पर एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। एम कीबोर्ड से मैंने प्रेस किया तो रेक्टेंगल टूल मेरा सेलेक्ट हो गया। अब मैं शिफ्ट की मदद से एक परफेक्ट बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसका फिल कलर डबल क्लिक के साथ यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, लेट्स से ग्रीन, और इसकी आउटलाइन को ब्लैक ही रहने देता हूँ। अब की बार मैं रिमूव नहीं कर रहा। अब आउटलाइन बोलूँ इसको, ब्लैक वाली को स्ट्रोक बोलूँ, एक ही बात है। ठीक है, आउटलाइन से मुराद भी स्ट्रोक है और स्ट्रोक से मुराद भी आउटलाइन है, वो एक ही चीज़ है। अभी तक हमने सिर्फ देखा था कि यहाँ पर मेरे कर्सर को फॉलो कीजिएगा, हम फिल कलर यहाँ से चेंज कर पा रहे थे और यहाँ से स्ट्रोक की विड्थ वगैरह को चेंज कर पा रहे थे। यानी कि अभी 1 पॉइंट्स का है, अगर मैं इसको 10 पॉइंट्स कर दूँ, 20 कर दूँ, 30 कर दूँ, तो ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, जब मैं ये कीबोर्ड से चेंज कर रहा हूँ तो ये कैसे कर पा रहा हूँ मैं? कीबोर्ड में हमारे पास एरो कीज़ हैं, अप डाउन लेफ़्ट राइट। तो अगर मैं अप एरो, ऊपर वाला जो एरो बटन है, उसको 1 टाइम प्रेस करता हूँ तो ये 1 पॉइंट या 1 पिक्सल इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ अप वाला प्रेस करता हूँ तो ये 10 पॉइंट्स या 10 पिक्सल इंक्रीज़ होता है। इसी तरह अगर मुझे डिक्रीज़ करना है तो मैं नीचे वाला डाउन एरो 1 टाइम प्रेस करूँगा तो ये सिंगल यूनिट नीचे आएगा, और अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करूँगा तो ये 10 यूनिट्स नीचे आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से हम इसके स्ट्रोक की विड्थ को आगे पीछे कर सकते हैं। मज़ीद हमारे पास डेडिकेटेड एक पैनल है, वो कहाँ से आता है? विंडो के अंदर स्ट्रोक, यहाँ पर इसके आगे इसकी शॉर्ट की भी मेंशन है, कंट्रोल F10। यानी कि या तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F10 प्रेस करूं तो ये मेरा डेडिकेटेड स्ट्रोक का पैनल आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो भी आ जाएगा। अब यहाँ पर स्ट्रोक के अंदर पैनल में मुख्तलिफ़ ऑप्शन मौजूद हैं। खैर मुख्तलिफ तो नहीं है कि ऑप्शन मौजूद है इस वक्त वेट का, और वेट आगे कितना आ रहा है? 10 पॉइंट्स, वही जो हमने प्रॉपर्टी मेन्यू से चेंज किया था यहाँ पर। तो ये वाला 10 और ये वाला 10 एक ही जैसे हैं, एक काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से बदलूँगा तो यहाँ पर बदल जाएगा, और यहाँ से बदलूँगा तो यहाँ पर भी बदल जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसके मज़ीद कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पर कोने पर एक बटन है, इसको हम कहते हैं फ्लाई आउट। ये बटन हमारे पास कहलाता है फ्लाई आउट बटन। इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर शो ऑप्शंस पर क्लिक कर दूँगा तो अब देखें स्ट्रोक का जो पैनल है मेरा एक्सपेंड हो गया और इसके अंदर मज़ीद कुछ ऑप्शंस मुझे नज़र आना शुरू हो गए। अब ये तमाम ऑप्शंस क्या हैं, इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा वेट है, इसको हम देख चुके हैं। उसके बाद हमारे पास कैप्स हैं। अच्छा, कैप्स पर जब मैं क्लिक करूँगा तो देखें शेप के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, यानी कि अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये कब अप्लाई होगा? ये बेसिकली इस शेप पर अप्लाई नहीं होगा, बल्कि ये लाइन पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये देखें लाइन टूल, लाइन सेगमेंट टूल मेरा ऑलरेडी मौजूद है। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, और अब अगर मैं इस कैप को चेंज करूँगा, बट कैप जो है मेरा, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्टेड होता है वो बट कैप कहलाता है। इसके बाद मेरे पास कैप की सेकंड टाइप है जो कि राउंड कैप कहलाता है। अगर इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखें ये जो लाइन जहाँ पर एंड हो रही थी, इस जगह पर इस चीज़ को इसने चेंज कर दिया। अभी ये बट कैप था, अब ये राउंड हो गया। और इसके बाद हमारे पास लास्ट में होता है एक प्रोजेक्टिंग कैप। प्रोजेक्टिंग कैप बेसिकली इनमें फ़र्क क्या है? ये जो बट कैप होता है ना, जहाँ पर आपका एंकर पॉइंट ख़त्म हो रहा है, ये लाइन को वहीं पर ख़त्म कर देता है। राउंड कैप क्या करता है? थोड़ा सा आगे लेके जाता है और राउंड कर देता है, जबकि प्रोजेक्टिंग कैप थोड़ा सा आगे लेकर जाता है लेकिन राउंड नहीं करता। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अच्छा, कैप जो है वो शेप पर क्यों काम नहीं करता? क्योंकि ये जो कैप है ना, कैप काम करता है उन कोनों पर
जो किसी दूसरे कोने से जुड़े ना हो, यानी कि अब ये वाला कोना है इस लकीर का, तो ये कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी और पॉइंट से नहीं मिल रहा। इसी तरह ये वाला भी किसी और पॉइंट से नहीं मिल रहा, तो इसलिए मुझे ये नज़र आ रहा है। जबकि इस बॉक्स के तमाम कोने एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी कि ये देखें, ये दो कोने आपस में मिले हुए हैं, ये दो आपस में मिले हुए हैं, कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो किसी से ना मिल रहा हो। तो अगर इस पर मुझे अप्लाई करके आपको दिखाना पड़े तो मैं कैसे करूँगा कि मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दूँगा। तो अब देखें, यहाँ पर एक एंकर पॉइंट को मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब अगर मैं इस शेप पर कैप को अप्लाई करूं तो देखें, इस कोने पर और इस कोने पर ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसकी आउटलाइन मोड के अंदर जाके आपको दिखा देता हूं। कीबोर्ड से प्रेस करूंगा, कंट्रोल वाई, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ये देखें, कंट्रोल वाई इसका आउटलाइन मोड है, जिसने मुझे बता दिया कि ये जो आपका बॉक्स था अब बॉक्स नहीं रहा, इसका एक पॉइंट डिलीट हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल वाई से वापस प्रीव्यू मोड में आता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, इस शेप को कंप्लीट कर लेता हूँ। कैप्स को हमने कवर कर लिया है। आगे हमारे पास हैं कॉर्नर्स। अब कॉर्नर्स कैप्स से उल्टा काम करते हैं, यानी कि कैप लाइन पे काम कर रहा था, शेप पर नहीं कर रहा था जिसके जॉइंट्स एक दूसरे से मिले हुए हों। कॉर्नर्स हमारे पास इस पर काम नहीं करेगा, बल्कि उस पर काम करेगा जिसके जॉइंट्स एक दूसरे से मिले हुए हों। तो कॉर्नर पर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास होता है मीटर जॉइन कहलाता है। जॉइन यानी कि दो पॉइंट्स का आपस में मिलना, ये हमारा जॉइनिंग है। तो अगर मैं दूसरे वाले पे राउंड जॉइन पे क्लिक करूँगा तो अब देखिएगा इसके जो जॉइंस हैं ये राउंड हो गए। ये मीटर जॉइन था, ये राउंड जॉइन है। ठीक है, अब जॉइन का मतलब क्या है, बेसिकली दो कोनों का आपस में मिलना या दो पॉइंट्स का। अब ये एक डायरेक्शन थी, ये एक डायरेक्शन थी, जब ये दो डायरेक्शन आपस में मिली तो एक जॉइन लगा, यानी एक बंदे ने आकर दो लाइंस को आपस में कनेक्ट किया। वो बंदा क्या था, जॉइन था। इस जॉइन की बात हो रही है यहाँ पर, और ये जॉइन इसमें यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इस बॉक्स में चार साइड पर जॉइन लगा है जिसको ये चेंज कर रहा है। लास्ट में हमारे पास बीवल जॉइन है जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। अब यहाँ पर ये तमाम जॉइन की टाइप्स हैं। ठीक है, आगे हमारे पास स्ट्रोक की अलाइनमेंट आ जाती है। अलाइन स्ट्रोक बेसिकली नाम से ही वाज़ेह है कि क्या काम कर सकता है। ये स्ट्रोक को अलाइन करेगा आपकी शेप के अंदर, बाहर या मिडल में। तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी स्ट्रोक की विड्थ है, यानी कि इस वक्त ये है 30 पॉइंट्स, तो 15 इसके बाहर, 15 अंदर। यानी कि ये देखें, असल लाइन कौन सी वाली थी, ये वाली थी। ये ब्लू वाली जो लाइन है ये मैं आपको आउटलाइन मोड में आके दिखा रहा हूँ। तो इस लाइन के 15 पॉइंट्स अंदर है स्ट्रोक की विड्थ और 15 पॉइंट्स बाहर है। अगर मैं इसको चेंज करूं और अलाइन स्ट्रोक ओनली इनसाइड कर दूं, इसको टू इनसाइड अगर मैं क्लिक कर दूं तो देखें पूरे के पूरे 30 पॉइंट्स अंदर आ गए। और अगर इसको मैं आउटसाइड करूं तो पूरे के पूरे 30 पॉइंट्स बाहर चले जाएंगे। तो ये भी हमारा जब लोगो डिज़ाइन वगैरह कर रहे होते हैं या पोस्ट के अंदर भी काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल हो रहा होता है। टेक्स्ट के अंदर कभी हम स्ट्रोक दे रहे होते हैं तो इस तरीके से चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक ऑप्शन है डैश लाइन का। तो ये बेसिकली क्या करता है, बॉर्डर को, ये जो आउटलाइन है मेरा स्ट्रोक है, इसको डैश के अंदर कन्वर्ट कर देगा। देखें आ गया डैश। अब यहाँ से मैं इसके डैशेस को डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अभी मैंने 12 किए हुए हैं तो मैं इसको 1 2, यानी कि ये देखें ये बेसिकली इसकी विड्थ है। अब ये किस तरह काम कर रही है इसको ज़रा डिटेल में हम लोग देखते हैं। इस शेप को मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर एक लाइन जो मैंने बनाई थी ये वाली, इसको मैं लेकर आ जाता हूँ। इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर लेता हूँ। अब लाइन के ऊपर हम इस डैश लाइन को ज़रा तफसील से समझते हैं। डैश लाइन पर मुझे सबसे पहले क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये जो 8 डैश लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये इसके पॉइंट समझ लें आप। 8 पॉइंट्स इसकी विड्थ है, यानी कि ये जो डैश की विड्थ आ रही है ये कितने पॉइंट्स आ रही है, 8 पॉइंट्स। अगर मैं इसको बिलफर्स्ट 20 कर दूं, अब मैं कहता हूं कि स्ट्रोक की विड्थ आपने कितनी रखनी है, 20 पॉइंट्स।
तो अब ये इस तरीके से काम कर रहा है कि इसने शुरू किया यहाँ से, ठीक है। अभी फर्स्ट वाले को ज़रा इग्नोर कीजिएगा, ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह वर्क कर रहा है। यहाँ से काउंट करना शुरू करें सेकंड से, तो ये 20 पॉइंट्स इसकी विद है इस डैश लाइन की, फिर उसके बाद 20 पॉइंट्स का गैप आ गया, फिर उसके बाद एक और हमारे पास डैश आया है जो कि 20 पॉइंट्स का है, फिर 20 पॉइंट्स का गैप आ गया, फिर से डैश आ गया, फिर से गैप आ गया, फिर से डैश और फिर से गैप। तो ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं डैश और गैप वाली, ये कितनी चल रही हैं? 20 पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि 20 पॉइंट्स यहाँ पर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ कि ये फर्स्ट वाले पे हाफ क्यों आया, अब देखें ये जो फर्स्ट वाला था ये 20 नहीं था, ये 10 था, और इसका आधा जो 10 है, बाकी का 10 यहाँ पर है। इसी तरह आप कुछ भी कर दें विद, फर्स्ट और लास्ट में हाफ हाफ डिवाइड हो रही है। ये बेसिकली क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब पैटर्न वगैरह में काम कर रहे होते हैं और लाइन को डुप्लीकेट करना पड़े इस तरीके से, तो इसके बराबर में रखेंगे तो ये देखें अब ये कंटिन्यूस लाइन हो गई। हालांकि ये दो अलग अलग लाइन है, लेकिन उन्होंने ज्वाइन ऐसे किया है आपस में एक दूसरे को कि वो एक लाइन लग रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जब हमने ये लाइन बनाई थी तो ये डिवाइड इस तरह हुए थे कि आधा पॉइंट्स इसका शुरू में रह गया था और आधा आखिर में चला गया था। लेकिन अगर आप ऐसी लाइन नहीं बनाना चाह रहे, आप चाहते हैं कि ये यहीं से शुरू हो, तो आपने सिंपल ये वाला बटन क्लिक कर देना है। इसका मतलब ये है कि प्रिजर्व एक्सेक्ट डैश एंड गैप लेंथ्स। अब जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो अब देखें 20 से शुरू हुआ, फिर 20 का गैप, फिर डैश गैप डैश गैप, इस तरह से कंटिन्यू कर रहा है जब तक आपकी लाइन ख़त्म नहीं होती। अगर मैं लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अभी देखें ये लाइन कहाँ पर ख़त्म हुई है? गैप के ऊपर। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो ये देखें अब ये डैश पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि ये डैश तो हमें समझ में आ गया कि 30 पॉइंट्स का एक डैश है, फिर 30 पॉइंट्स का एक गैप है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी मर्ज़ी का गैप देना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ 30 पॉइंट्स का एक डैश बनाओ और उसके बाद 60 पॉइंट्स का इसमें गैप दे दो। तो मैं आगे वाले इनपुट बॉक्स में 60 लिखकर एंटर कर दूंगा। तो अब ये लाइन जो बनेगी इस तरह से बनेगी कि 30 पॉइंट्स का डैश, 60 पॉइंट्स का गैप, फिर 30 पॉइंट्स का डैश, फिर 60 पॉइंट्स का गैप, फिर 30 पॉइंट्स का डैश, फिर 60 पॉइंट्स का गैप। अब अगर इसके आगे भी मैं देखूं तो 2 बार डैश और 2 बार गैप का इनपुट मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अब ये भी बेसिकली इस लाइन को मज़ीद अल्टरनेट करने के लिए है कि इसके अंदर अगर मैं दोबारा से एक डैश की विड्थ डाल दूं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूं 10 और एंटर प्रेस कर देता हूं, तो अब देखिए हुआ क्या। अब ये इस तरीके से लाइन वर्क कर रही है, 30 पॉइंट का डैश आया, फिर 60 पॉइंट्स का गैप आ गया। ये देखें 30 का डैश, 60 का गैप, उसके बाद डैश आया 10 पॉइंट्स का यहाँ पर, ये देखें, और फिर उसके बाद गैप आ गया एक, ठीक है, और गैप कितना आया है? 30 का। ये इस तरीके से वर्क करिए। अगर आप इस वाले गैप को भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं और चाहते हैं ये भी 60 हो जाए, तो आप इसको 60 रख के एंटर कर दें। तो अब पहला डैश 30 का है, फिर दूसरा जो है वो 10 का है, और इनके दरमियान में जो गैप आ रहा है वो 60 का आ रहा है। इसी तरह मैं चाहता हूँ अगली वाली 5 पॉइंट्स की हो, लेकिन इसके दरमियान भी गैप जो है 60 पॉइंट्स का हो। तो ये लाइन इस तरह से बन रही है, 30 फिर 60 का गैप, फिर 10 60 का गैप, 5 60 का गैप। तो ये डैश इस तरीके से काम करता है। इतना डिटेल में वैसे हमें जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यह है कि अगर यहाँ ऑप्शन है तो मैं आपको बता रहा हूँ तमाम। तो मुझे अभी फ़िलहाल सिंपल जो हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बस ये होती है सिंपल लाइन, या तो ये होती है या तो इस तरह से दिखती है। 100 वैसे ज़्यादा हो गया, हम लोग कुछ इस तरह की लाइन बना रहे होते हैं बस, यानी कि एक डॉटेड लाइन जिसे हम बोलते हैं, इस तरह से कर रहे होते हैं। और अगर आपको फिक्स रखनी है तो आगे 20 यहाँ पर भी ऐड कर दें इसको सेलेक्ट करके, तो ये बिल्कुल एक सिमेट्रिक लाइन हो जाएगी कि 20 फिर 20 का गैप, फिर 20 फिर 20 का गैप, ठीक है। अब इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, एक और लाइन को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और इस डैश लाइन से चेक हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब ये सॉलिड लाइन हो गई दोबारा से। नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, हमारा कहलाता है एरो हेड्स। ये बेसिकली एरो हेड्स या टेल, इसको कुछ भी कह लें,
ये वाला कोना और ये वाला कोना इसके ऊपर कुछ काम करता है। क्या काम करता है ये देखें। इसको सेलेक्ट किया, हेड चेंज हो गया। अब इसमें आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आपको कैसा हेड चाहिए या कैसी टेल चाहिए। जैसे ये हैंड सेलेक्ट कर लूँगा तो अब लाइन, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरी काफ़ी छोटी है, तो अभी मैं इसको 10 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये बेहतर हो गई। अब ये देखें यहाँ से मैं चेंज कर पा रहा हूँ इसको। ये एरो हेड्स कहलाते हैं बेसिकली। एरो की टेल चेंज करनी है मुझे तो यहाँ से कर सकता हूँ। ये दूसरा वाला है। ठीक है, यहाँ पर एरो कुछ होगा, ये रहा मिसाल के तौर पर। तो ये आपका एक एरो बन गया। अगर आपको मज़ीद कुछ चेंज करना है आप ऐसा बना लें, मज़ीद कुछ चेंज करना है ऐसा बना लें। तो अब ये देखें ये एक एरो बन गया आपका। ठीक है, मज़ीद काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं, आप ख़ुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आपको लगे ये आपका एरो कंप्लीट है तो ये शेप नहीं है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये अभी भी स्ट्रोक है। कैसे वेरीफाई होगा? आउटलाइन मोड में जाके कंट्रोल वाई, ये देखें एरो हेड्स गायब हो गए। उसकी नज़र में यानी कि एलिस्ट्रेटर की नज़र में ये सिर्फ एक लाइन है। प्रीव्यू मोड में ये आपको धोखा दे रहा है और कुछ दिखा रहा है एरो हेड्स। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन मेरी इस शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाए, यानी कि बाकायदा जो मुझे दिखा रहा है ये आउटलाइन मोड के अंदर भी दिखाए और ये ख़ुद को एक शेप के अंदर कन्वर्ट कर ले, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सपैंड अपीयरेंस का एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। क्लिक करें। अब यहाँ पर ये इसने चेंज कर दिया। अब देखें ये जो आउटलाइन यहाँ से विजिबल हो रही थी जा चुकी है। कंट्रोल वाई अब प्रेस करूँगा तो ये देखें अब बता रहा है आपको पूरी शेप। ये हमारे पास ऑप्शन है। कंट्रोल जेड से मैं वापस आता हूँ उस पॉइंट तक जहाँ पर ये स्ट्रोक था। ठीक है, एरो हेड्स को मैं ख़त्म कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको नन सेलेक्ट करता हूँ और इस वाले को भी नन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये बेसिकली स्केल था। अगर मैं इसके नीचे वाले दिखाऊँ तो ये देखें आप इसको स्केल कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर नीचे दाएं बाएं। अलाइनमेंट करना चाहें अलाइनमेंट कर लें। अलाइनमेंट बेसिकली वही है कि एंकर पॉइंट के आगे या एंकर पॉइंट के अंदर। ये एंकर पॉइंट के अंदर है, ये एंकर पॉइंट से आगे है। तो ये एरो हेड्स का काम था। कुछ इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, कभी कभी इस्तेमाल होते हैं जब हम एरो वगैरह इस तरह के बना रहे हों। लास्ट में हमारे पास यूनिफॉर्म इसकी प्रोफाइल है, बेसिकली स्ट्रोक की प्रोफाइल है। अब इसकी हमारे पास टाइप्स हैं। फ़िलहाल जो टाइप सेलेक्टेड है वो है यूनिफॉर्म। आगे मज़ीद टाइप हैं, अब इसके अंदर आप ख़ुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा, स्ट्रोक की विड्थ को इंक्रीज़ कर देता हूँ, 50 पॉइंट्स कर लेता हूँ और यूनिफॉर्म पे रख के दिखाता हूँ। पहले ये यूनिफॉर्म है और उसके बाद हमारे पास विड्थ चेंज हो रही है। अब ये देखें ये थोड़ा सा चेंज हो गई। फिर ये टाइप्स हैं। बेसिकली कभी कभी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है जब हम बॉर्डर्स बना रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये वाली जो प्रोफाइल है इसको मैं इस तरह यूज़ कर सकता हूँ कि ये मैंने इस्तेमाल की, ठीक है, फिर इसकी कॉपी ली और इस कॉपी को मैंने कर दिया रोटेट और इसके बीच में आप या तो बॉक्स बना लें या तो शेप बना लें या टेक्स्ट लिख लें अपना, तो ये आपका एक सेपरेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि अब बीच में टेक्स्ट लिखेंगे आप तो क्या होगा, एक हेडिंग टाइप की बन जाएगी जो कि अमूमन सर्टिफिकेट्स के अंदर पाई जाती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखें ये कुछ इस तरह के जो सेपरेटर लगाते हैं हम, तो ये बेसिक किस्म का एक सेपरेटर हमारा यहाँ इस तरीके से बन सकता है कि दरमियान में टेक्स्ट आ गया और उसके साइड्स में इस तरह की लाइंस आ गई। तो ये हमारे पास प्रोफाइल है। अब यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स हैं प्रोफाइल की, आप ख़ुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आखिरी में इसकी डायरेक्शन है, हम इसको फ्लिप कर सकते हैं, यानी कि इसका जो भी हेड और टेल है वो आपस में फ्लिप हो जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रोक का पैनल था। इसके अंदर हमने तकरीबन तमाम चीज़ें ही कवर कर ली हैं। कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कुछ नहीं भी होती, लेकिन ये है कि जानना हमें सबका ज़रूरी है। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ख़ुद से एक्सप्लोर कर लीजिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।